जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। और आज का जो कार्यक्रम है बहुत खास है। इमरान खान जिनको लेकर 1 महीने से लगभग एक इस तरह का सस्पेंस बना हुआ था और पीटीआई के वर्कर्स और केपी के सीएम सुहेल अफरीदी से लेकर पूरे पाकिस्तान के साथ-साथ पूरे विश्व में बवाल मचा हुआ था कि आखिर इमरान खान जिंदा हैं कि नहीं है। फाइनली उनकी बहन उज़्मा उनसे मिल चुकी हैं, 20 मिनट की मीटिंग हुई और उसमें उन्होंने बताया कि इमरान खान ठीक है, लेकिन ही इज़ अंडर साइकोलॉजिकल टॉर्चर एंड प्रेशर। तो ये बात अलग है। लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी कुछ चल रहा है। आखिर इतने लंबे समय के बाद इमरान खान के ऊपर क्लैरिटी मिलती है और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान में नहीं थे, उनको भुट्टो ज़रदारी ने उनको आई एम सॉरी बुलाया और इमरजेंसी सत्र रखे गए हैं, सारा कुछ। और आसिम मुनीर को लेकर भी जो नोटिफिकेशन जारी होना था, तो पाकिस्तान में काफ़ी कुछ बदलता हुआ नज़र आ रहा है। क्या कुछ बदला है और क्या नहीं बदलेगा? जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि आसिम मुनीर को अल्टीमेट पावर मिल जाएँगी, क्या उसके विपरीत कुछ और सत्ता परिवर्तन या शहबाज शरीफ ने कुछ और किया है? ये सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे आज की इस चर्चा में। हमारे साथ मौजूद हैं मेजर जनरल सुधाकर जी। बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार, Thank जय हिंद। thank you. Thank you, Amber, and thank you so much for getting me back to your channel once again. And I hope I am able to do justice to your expectations. अच्छा, अरे अब सर, मैं सबसे इट्स एन ऑनर पहले टू हैव यू ऑन आवर शो सर। नहीं, थैंक यू सो थैंक मच। यू। सबसे पहले इमरान खान का तो चलिए आपने खबर दे ही दिया कि ही इज हेले नाटी, बट मैं यहीं पे कह देना चाहता हूँ ये पाकिस्तान जैसे देश में नथिंग हैपेंस विदाउट अ प्लान। सो यस सर। एक छोटी प्लान है टैक्टिकल लेवल पे, एक बीच वाला हुँ, लेवल का प्लान चल रहा है, एक बड़ी लेवल का ग्लोबल लेवल का भी एक प्लान चल रहा है। हुँ, सो हुँ। मैं ग्लोबल लेवल का मोटा मोटा बोल देता हूँ, उसके बाद आएंगे ये इमरान खान के साथ क्यों ऐसा हो रहा है और मुनीर का जो 27th अमेंडमेंट है क्या मीनिंग है। जी। ग्लोबल लेवल पे मेरे समझ और असेसमेंट के मुताबिक ये एक काफी कंसर्टेड, काफी स्ट्रॉन्ग पुश बैक दिया जा रहा है चाइना को पाकिस्तान के अंदर। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जैसे मैं कोई सारे चैनल में बार बार मैं बता चुका हूँ कि कोई भी एस्टेब्लिश्ड पावर होता है वो कभी कोई राइजिंग पावर को, ऊपर चढ़ती राइजिंग पावर को अपने घुटने तक आने के लिए वो अलाउ नहीं करेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये ग्रीक ग्रीक एक ग्रीस के एक फिलोसोफर है, उनका नाम है थ्यूसिडाइड, लॉन्ग लॉन्ग टाइम बैक। और वो हिस्टोरियन थे एक। तो उनका एक नैरेटिव, एक चैप्टर है इसके ऊपर लिखे हैं और जिसको पूरा गहराई में स्टडी किया है प्रोफेसर एलिसन। प्रोफेसर एलिसन है एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं यूएसए के। तो हुँ, उनका ये 2015-16 के बीच में ये काफी सर्कुलेट हुआ था पेपर। उसमें ये कहते हैं इंग्लिश में कि नो एस्टैब्लिश्ड पावर विल एवर अलाउ एनी राइजिंग पावर टू कम अप टू इट्स फुटिंग। ये है एक्सप्रेशन इसकी। तो इसका मतलब जो हिंदी में हम कहते हैं, जिसका लाठ या जिसके लाठी उसकी जिसकी भैंस। लाठी उसका भैंस, उसकी बस बस, भैंस। ये हिंदी में कहावत है। तो इसका मतलब मैं कहना चाहता हूँ कि ये बेटर लेट देन नेवर। अमेरिका को यह एहसास हुआ है अफगानिस्तान से 2021 को, अगर हड़बड़ी में वापस गए थे, हड़बड़ी में वापस जाने का कारण और कुछ था उस समय डोमेस्टिक कॉन्स्टिट्यूएंसी। उन्होंने हाथ खड़ा कर दिए थे कि वाई इज अमेरिका फाइटिंग अदर्स बैटल। उससे पहले कोई सारे लड़ाई लड़े हैं, चेंज ऑफ रेजिम किए हैं, काफी नुकसान हुआ है, बॉडी बैग्स बहुत सारे गए हैं, उनका खर्चा बढ़ती जा रही है विदेश में जब लड़ाई करते हैं। आज के दिन में 37 तो था 2-3 दिन तक, अभी कुछ सुनने मिला $40 ट्रिलियन, उनके खुद के सोर्स बोले $40 ट्रिलियन की डेट हो गया है। अब मैं बोलते आ रहा हूँ 37+5 का जो बी उनका जो बिल पास हुआ है, मिला देंगे 42 बिलियन का ये चल रहा है। सो डेट चल रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि अमेरिका को ये एहसास होने लगा है। दूसरी चीज वो है, नो सुपर पावर विल एवर लाइक टू लूज इट्स सुप्रीमेसी एंड अथॉरिटी। एक बार वो खून का जब स्वाद आ जाता है ना शेर की तरह, तो कोई भी सुपर पावर होता है अपना अथॉरिटी और सुप्रीमेसी को हराना नहीं चाहेगा।
अमेरिका को वही हो रहा है। हालांकि वो हड़बड़ी में वापस मिडिल ईस्ट से भी गए थे, क्योंकि उनका शेल गैस प्रोडक्शन 2019 को काफी मात्रा में शुरू हो गया था दिसंबर के महीने में, और दिसंबर 2019 से उनका ऑयल एक्सपोर्ट होने लगा था। और तब तक ये इंपोर्ट करते थे, कहां से करते थे ना, मिडिल ईस्ट से। उनका जो ब्रेंट रूल जो बना रखे है वो सऊदी अरेबिया के से 1973 पेट्रो डॉलर वाला जो स्कीम है। सो उसके बावजूद भी उन्होंने उसको एक्सपोर्ट करने लगा, और एक्सपोर्ट करने के बाद उनका जो नजरिया और विश्व की जियोपॉलिटिकल जो पर्सपेक्टिव और ओवरव्यू चेंज होने लगा, और जगह जगह वो डिक्लाइनिंग अपना कमजोरी को वो दिखाने लगे। लेकिन अभी जो हरकत हो रहा है उनको इससे ये जाहिर है कि जो सेकंड पार्ट में बता रहा हूं, नो सुपर पावर वुड लाइक टू लूज इट्स अथॉरिटी एंड सुप्रीमेसी। कोई सुपर पावर अपना अथॉरिटी और सुप्रीमेसी को हराना नहीं चाहेगा। तो इसीलिए ये जगह जगह पाकिस्तान में, ईस्ट एशिया, आपका साउथ चाइना सी, आपका साउथ ईस्ट एशिया, जगह जगह आप देखेंगे ये अभी प्रवेश दोबारा री एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, और उनका जो फुटप्रिंट है और डोमिनेंस है उसको एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी द डॉक्यूमेंट, एवरी ईयर दे टेक आउट अ कॉपी। पिछले कोई सालों से डॉक्यूमेंट में क्लैरिटी के साथ लिखा हुआ है कि चाइना इज वन कंट्री अगेंस्ट हुम यूएसए शुड प्रिपेयर टू कंटेन, टू काउंटर एंड नीड बी टू कंटेस्ट। Contestation means competitiveness in different paradigms, different domain, which may lead to a contestation in form of exchange of kinetic, non-kinetic warfare. जैसा अभी चल रहा है, टैरिफ की लड़ाई चल रही है। सो ये चाइना अगर उनका प्राइमरी एनिमी है, तो उसको ये जो उसने चाइना ने घुसपैठ किया है, जैसे पाकिस्तान के अंदर जगह, मतलब उनका वे ऑफ लाइफ में घुस गया चाइना। ठीक है नहीं? सो इसलिए मारपीट कल परसों दिखा रहा था ना, कोई झंडा लेके, चाइनीज फ्लैग लेके वो पाकिस्तानी पुलिस के साथ झगड़ा हो रहा था। कोई कोई जगह वो बियर पीते हुए पकड़े गए हैं, पोर्क खाते हैं। ये पाकिस्तान का जो धर्म की जो बरखिलाफ है, तो इसलिए वो सहने पाते, मार पिटाई होती रहती है इसके चक्कर में। सो ये इस चीज को आप मद्देनजर रखिए। और इसको हासिल करने के लिए पाकिस्तान को, इसलिए मुनीर को क्यों गोद में लेके बिठा रहे हैं, बिरयानी कभी खिलाता है, कभी डोसा, कभी ये छोले भटूरे क्यों खा रहे हैं या खिला रहे हैं? इसलिए खिला रहे हैं क्योंकि वो चाइना को पुश बैक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसका जो डीप स्टेट है उसको काबू में लेना, पाकिस्तान। और पाकिस्तान का जो डीप स्टेट कौन है? आर्मी चीफ होता है। और वो आर्मी चीफ इतना पावरफुल बन गया है, अभी इतना पावरफुल बन गया है, आप पूछिए ना। अभी तो आपने खबर दे ही दिया है कि इमरान खान इज हेल एंड हार्टी, लेकिन उनका मेन मकसद है वही इमरान खान जो अमेरिका को चुनौती दिया था, वही इमरान खान जो चाइना के पास हेल्प के लिए भागा था, रशिया में भी गया था, भाग के गया था। ये वही इमरान खान है जिसका पॉपुलैरिटी बेस इतना स्ट्रांग है, पीटीआई का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका पार्टी है, कि वो जेल में होने के बावजूद भी अगर ये सब एकत्रित हो जाएंगे, एक मनोबल के साथ अगर लड़ पड़ेंगे, तो पाकिस्तान ये बिल्कुल ही एकदम उसका जो तस्वीर है मैप का थोड़ा चेंज हो जाएगा इन नो टाइम। लेकिन सबसे बड़ा चुनौती क्या है कि इसके नीचे, इमरान खान के नीचे सेकेंड टियर, थर्ड टियर, फोर्थ टियर, ये जो टियर्ड लीडरशिप होते हैं वो कोई है नहीं, इसके बराबर नहीं है। तो इमरान खान इतना पॉपुलर लीडर है, अमेरिका उसको चाहता नहीं है, और चाइना की ये प्रो चाइनीज है, और सबसे बढ़िया चाइना को पुशबैक देने का तरीका यही है कि इमरान खान को दूर रखो। और उसका जो पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला पार्टी, ये इमरान खान को निकालते ही ये रफा दफा हो जाएगा, नॉन एग्जिस्टेंट हो जाएगा। चाहे खैबर पख्तूनख्वा का चीफ मिनिस्टर कितना शोर गुलावा करने दीजिए, लेकिन इमरान खान जाते ही, तो इसके लिए लोग जो पाकिस्तान में है ये सोच रहे हैं कि इमरान खान को किसी भी तरह प्रेशराइज करके, उसको हैरेस करके, इंटिमिडेट करके पाकिस्तान से बाहर जाने के लिए उसको रेकमेंड करेंगे। अब बाहर जाने के लिए रास्ता, जगह 2-3 जगह का नाम आ रहा है खबर में आने के बाद, उसके बारे में हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन
उनका शॉर्टेस्ट और स्वीटेस्ट रास्ता है पाकिस्तान से बाहर निकल जाए और उनका जो पार्टी है वो बिल्कुल ला के बराबर हो जाए और पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनख्वा जो स्टेट है, प्रोविंस है, वहाँ का चीफ मिनिस्टर के बारे में आजकल वो बात सुनने मिल रहा है ना कि जी, गवर्नर। सुहेल अफरीदी उनका नाम है सर। जी। हाँ, अफरीदी अफरीदी प्रेसिडेंट रूल के नीचे उसको लाने का प्रस्ताव चल रहा है, अभी जी, शुरू होने वाला है। गवर्नर्स तो रूल लगा रहे हैं। उसको बाहर निकाल के रखने के लिए, लेकिन साथ ही हमें ये समझना पड़ेगा हुआ क्या है पाकिस्तान में। बहुत ही एक अनोखा किस्म का एक एक्टिविटी हुआ है। वो क्या है, जैसे आप कह रहे हैं कि इनका जो शहबाज शरीफ है वो डेलिबरेटली उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो अपॉइंटमेंट है मुनीर साहब का, वो साइन नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए वो वहां से लंदन के लिए रवाना हो गया। कल परसों परसों मेरे ख्याल से गए थे रात को या कल गए थे निकले। वापस, उनको सर जरदारी ने वापस बुला लिया उनको। इमरजेंसी उनको सत्र रखे गए हैं दोनों ही हाउसेस के। अच्छा, ओके। सो यहाँ पे आप देखिए कि मतलब कैसा वो एलिगेशन और काउंटर एलिगेशन नैरेटिव बिल्डिंग चल रहा है। तो नैरेटिव बिल्डिंग में ये इंपॉर्टेंट चीज समझना पड़ेगा सबको। मैं 3-4 अमेंडमेंट बता देता हूँ। एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 18, एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 26 और अभी जो एक अमेंडमेंट हुआ है 27। ना इसमें हुआ क्या है? हुआ यह है, हमारे व्यूअर्स को समझने के लिए मैं सिर्फ सिंपल भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। सबको मालूम है कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये 1973 को ये लिखा गया था, फॉर्मलाइज हुआ ये लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश के बाद 1973 को हुआ था। उससे पहले 53-54 में वो रफा दफा वो कॉन्स्टिट्यूशन को हो गया। उसके बाद मिलिट्री रूल हुआ, लेकिन 1973 से ये नया कॉन्स्टिट्यूशन इज इन प्लेस। ये नए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनका जो अल्लाह का जो रिट है, ये पूरे प्लानेट में उसको बढ़ावा कैसे दिया जा सकता है, ये मेन सेंट्रल मुद्दा है उनका। आर्टिकल 2 या इसमें कुछ क्लियरली लिखा हुआ है। ये हमारे जैसे है ना, वो प्रीएम्बल में आता है हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to so and so, so and so, so and so, you know, something like that। वो नहीं है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल नहीं है। बाकी ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, लेकिन उसमें ये एक इस्लामिक रिपब्लिक एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कुछ बुनियादी पहलू या पिलर्स होते हैं। वो पिलर्स कौन कौन से होते हैं? वो होता है एक लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट, एक होता है एग्जीक्यूटिव जो कि प्राइम मिनिस्टर, उसका कैबिनेट मिनिस्टर्स और खूब सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उसको एग्जीक्यूटिव कहा जाता है। एक होता है जुडिशरी, एक होता है आपका मीडिया। ना हुआ क्या है कि जुडिशरी, ये जो 18th अमेंडमेंट हुआ था 2010 को, उसके मुताबिक, मैं आपको एक, मेरा एक फ्रेंड है लंदन में, उन्होंने एक रेफरेंस मेरे को दिया था कि ये जो 2018 का हाँ 18th अमेंडमेंट, तो 18th अमेंडमेंट एक्चुअली ये बनाया गया था टू डीपॉलिटिसाइज द जुडिशरी एंड मेक इट इंडिपेंडेंट। और ये 18th अमेंडमेंट पास हुआ था 2010 को बाय द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उस समय वो गवर्नमेंट में थे, एंड प्रोवाइडेड फॉर अ जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जुडिशियल कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले नहीं था। इनको क्यों बनाया गया? उनको इसलिए बनाया गया टू रेकमेंड नेम्स ऑफ न्यू जजेस, thereby giving more space to the judiciary। और ये था 18th अमेंडमेंट। तो 18th अमेंडमेंट में जो कुछ कार्रवाई किया गया था, एक नया स्टेटस बनाया गया था, इंडिपेंडेंस और ऑटोनोमस स्टेटस जो जुडिशरी होता है, एक सेपरेट पिलर, उसको कैसे बरकरार रख के और आगे की तरह स्ट्रॉन्ग कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए कदम उठाए थे। लेकिन 2000 ये जो 26th अमेंडमेंट है जो 2024 को पास हुआ, वो उससे क्या हुआ है कि 26th अमेंडमेंट also granted JCP the power to appoint constitutional benches, thereby removing Chief Justice of Pakistan's power to appoint benches। इसका मीनिंग ये है कि बेसिकली आपका जो अभी जो नया अमेंडमेंट बना है, ये 26th अमेंडमेंट को बढ़ावा दिया है
कैसे बढ़ावा दिया है? बढ़ावा ऐसा दिया है कि जब 26 अमेंडमेंट बना 2024 को, तो पीएमएल ये एन जो है उन्होंने पास किया था। उन्होंने क्या किया था कि कॉम्पोजिशन ऑफ जेसीपी, जो आपका जुडिशरी कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो कॉम्पोजिशन था, जजेस थे पहले, वो जजेस को चेंज कर दिया उन्होंने। क्या चेंज किया? ये जो 2010 को द 18th अमेंडमेंट था, उसके पास मैंडेट ये था कि जेसीपी शुड कंप्राइज ऑफ जजेस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। 26 अमेंडमेंट इस तरफ उसको बदलाव लाए उन्होंने कि इट द अमेंडमेंट ऑल्टर्ड द कंपोजिशन बाय ब्रिंगिंग इन मोर मेंबर्स फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, यानी कि पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन से लाके वहां पे बिठा दिया, देयर बाय अंडरमाइनिंग द सिलेक्शन ऑफ जजेस फॉर द हायर कोर्ट। ये हो गया। सो सिस्टमेटिकली देखिए कैसे हो रहा है ये। नाउ जब आप एक जुडिशरी या जजेस जहां पे बैठना चाहिए वहां पे पॉलिटिकल लीडर्स को लाके बिठाओगे, तो सिलेक्शन ऑफ जजेस जो होगा वो कैसे होगा? सिलेक्शन ऑफ जजेस के ऊपर असर पड़ेगा कि दोज हु डोंट टो द लाइन ऑफ द गवर्नमेंट, दे विल बी थ्रोन आउट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस और दे विल बी पोस्टेड आउट। समझ में आ रहा है ना? सो ये बैकग्राउंड समझ में। इसी के साथ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि 27th अमेंडमेंट में बहुत सारे इश्यूज हैं, लेकिन एक मेन इशू है कि उन्होंने एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन जी, जो कोर्ट उन्होंने बनाया, फेडरल हाउसिंग कोड जी, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, अंडर दिस ये बना 27th है। अमेंडमेंट। दिस एक नया कोर्ट उन्होंने क्रिएट किया है, ये इन एडिशन टू सुप्रीम कोर्ट। जी, इसका ऑलरेडी चीफ जस्टिस ऑलरेडी जी, 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने रिजाइन भी किया है एंड इट्स अबव द सुप्रीम कोर्ट। बेसिकली इट इज बिन क्रिएटेड क्योंकि बीच में चंद एक इश्यूज आए थे उभर के पाकिस्तान में। ये जुडिशियल इंटरवेंशन के वजह से सरकार जो था उस समय उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए उसको बदलने के लिए, अपने काबू के नीचे रखने के लिए उन्होंने एक कोर्ट को ऐसा क्रिएट किया है कि सुप्रीम कोर्ट अंडरमाइन हो जाएगा अपने आप, और ये जो फेडरल कोर्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट, इसको सुप्रीम माना जाएगा धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ द टाइम। और ये मुनीर की बात सुनेंगे। मुनीर की बात क्यों सुनेंगे? मुनीर की बात इसलिए सुनेंगे क्योंकि मुनीर को ऐसा स्टेटस दिया गया है कि अगले 5 साल तक ये चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहेगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, इसका मतलब ये पहली बार विश्व में, ये पहली बार इस तरह हो रहा, मेरे नॉलेज और असेसमेंट के मुताबिक। ऑफ कोर्स ये आर्मी, एक आर्मी चीफ है, आर्मी चीफ फील्ड मार्शल बना है, ठीक है ना? फील्ड मार्शल इज ऑनरी रैंक, इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव रैंक, ऑनरी रैंक। इसके नीचे मुनीर से जो सीनियर हैं, एयरफोर्स के सीनियर हैं, एयरफोर्स के जो चीफ हैं, बाबर साहब हैं, एयर मार्शल बाबर। जी, तो बाबर साहब उनसे बाय डेट ऑफ कमीशन उनसे सीनियर है, लेकिन आज के दिन में वो एक जूनियर के नीचे, सीनियर होने के बावजूद भी उनके नीचे ऑपरेट कर रहे हैं, प्लस नेवल चीफ भी उनके नीचे आते हैं। को कभी कोई इस तरफ आपको नहीं मिलेगा कि एक आर्मी चीफ जो सीडीएस बना हुआ है, जो आर्मी का भी चीफ काम कर रहा है, जो नेवी और एयरफोर्स वालों को भी काबू में लेके चला रहा है, ऐसा सर बहुत कम अभी मिलेगा। रिसेंटली रिपोर्ट्स ये आई थी कि एयर और जो ये नेवल फोर्सेस हैं इनमें पाकिस्तान के अंदर थोड़ी सी इस अमेंडमेंट को लेकर जो नोटिफिकेशन जारी होना है, थोड़ी सी अनबन और वो सारी चीजें नहीं फील हो नहीं, रही हैं। थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा हुआ है। मैं क्योंकि समय को मध्य नजर रखते हुए मैं थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ। बहुत ज्यादा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान एयर चीफ और पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर और बाबर साहब के बीच में तू में काफी काफी बड़ी मतलब अनएथिकल लड़ाई हुआ है, जिसकी वजह से जो एयर डिफेंस, आमतौर पे एयर डिफेंस का जो प्रोटेक्शन है, जो गन सिस्टम होता है, जो लॉन्चर्स होते हैं, ये जनरली एयरफोर्स को जिम्मेवारी दिया जाता है। जैसे हिंदुस्तान का एयर डिफेंस का जो कंप्लीट इंटीग्रेटेड नेटवर्क है वो एयरफोर्स के नीचे है। तो एक एजेंसी, यूनिटरी कमांड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इफेक्टिवनेस। तो उन्होंने एयरफोर्स को करना चाहिए, लेकिन सुन के आप हैरान होंगे कि बहावलपुर में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है। वहां से करीब 5 किलोमीटर दूरी या 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर से आई थिंक इज द एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में उनका ये HQ-9 जो चाइनीज मिसाइल है, सॉरी
एयर डिफेंस का गन वो लगा हुआ है। देन वो PL-15E जो मिसाइल है नियर बाई एयरफील्ड पे ऑलरेडी माउंटेड है उनके पास। JC जो 10 है, J10 बोलते हो ना एयरक्राफ्ट, J10 और JF-17, ये सारे एयरक्राफ्ट वहां होने के बावजूद भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं कर पाया क्योंकि उनका इंटीग्रेटेड नहीं था, उनका इंटर कम्युनिकेशन था ही नहीं। इंटर कम्युनिकेशन कैसा होगा, जो दो चीफ मुखिया हैं बात एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं, झगड़ा हो चुका है, उनका कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। तो इसीलिए उनसे सवाल पूछा था मुनीर, एक आप देखेंगे आएगा धीरे धीरे मीडिया में आएगा, ओपन मीडिया में उनसे सवाल पूछा गया है कि आपके पास सब कुछ होने के बावजूद हिंदुस्तान ने 12 में से 11 टेररिस्ट कैंप और लॉजिस्टिक बेसिस और ट्रेनिंग जो नोडल पॉइंट है, कैसे उन्होंने प्रिसिशन गाइडेड स्ट्राइक कैसे किया, आपके पास सारे एयर डिफेंस का साधन था। तो बाबर साहब उनको जवाब देते हैं कि मेरे दोस्त तुम मेरे से बहुत जूनियर हो, सवाल मैं पूछूंगा आपसे, आप क्या मेरे से सवाल पूछ। तो इस किस्म की काफी बहसबाजी हुई है। तो आप अंदाज ईगो लगा क्लैश चल रहा है मतलब। क्लैश है। एक एक दस्तूर बुनियादी चीजें फौज के अंदर होता है ना, सीनियर सीनियर होता है। ऑफ कोर्स वो जायज है, ऐसा नहीं कि वो नाजायज है, वो जायज है। आप ऊपर बिठा दोगे, जैसे हमारा भी थोड़ा बहुत हुआ था, लेकिन कुछ करेक्टिव मेजर लिया गया है अभी। ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये एक हायरार्किकल सिस्टम है और हायरार्की को अगर आप तोड़ देंगे तो एक इंडिसिप्लिन स्टार्ट हो जाता है नीचे लेवल पे। इसलिए पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में अलग अलग ग्रुप बने हैं। एक ब्रिगेडियर से नवाब, पहले एक ग्रुप था, अभी दो ग्रुप बन गया। अभी उनके जो कर्नल्स ऑफ नीचे है एक ग्रुप था, अभी एक के जगह कैप्टन के बिलो एक ग्रुप बन गया है, और मेजर और जो लेफ्टिनेंट कर्नल है वो एक ग्रुप बन गया, अलग अलग ग्रुप। ये कोई मुनीर को पसंद नहीं करते हैं, एंटी मुनीर है। ये सारे जो परिस्थिति अभी चल रहा है, ये इमरान खान के सपोर्टर धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। बट अनफॉर्चुनेटली अंदाज यही है, मतलब हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि इमरान खान को ना मारे और उसको जीवित जहां पे भी भेजना है भेज दीजिए, और डेमोक्रेसी किसी भी तरह पाकिस्तान के अंदर सही जो जेन्युइन डेमोक्रेसी है वापस आना चाहिए। तो अगर यहाँ तक मैं आपको समझा दिया हूं तो ये जो सर जुडिशरी है। मैंने आपकी सवाल एकदम, मैं पूरा आपने पूरा सिचुएशन को अच्छे से समझा दिया। एक सवाल मेरे दिमाग में है, वो मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इमरान खान की सिचुएशन पे अब थोड़ा सा अपडेट आ गया, वो ठीक है लेकिन पूरी तरह से नहीं है, ये उनकी बहन का कहना है। लेकिन जो नोटिफिकेशन जारी होना था आसिफ मुनीर को लेकर, उस पे शहबाज शरीफ और जो फोर्सेस हैं वो सब हिचकिचाहट नजर आ रही है, और ये क्यों होना था उसके पीछे का आपने पूरा विश्लेषण रख दिया। तो सर अब यहाँ से क्या ये कहें कि जो यूएस जो करना चाह रहा था वो करने में असफल है, इमरान खान पे क्लैरिटी आ जा रही है, और आसिम मुनीर का जो मकसद है वो नहीं हो पा रहा है, तो इससे हमें क्या समझ में आना चाहिए कि आगे अब क्या सिचुएशन है? आगे क्या सिचुएशन होगा। ओके, वेरी गुड। अच्छा, ये मुनीर क्यों कर रहा है? अगर असीम मुनीर ये चीजें उठा रहे हैं कदम, क्यों? तो आपको छोटा क्यों सा उठा रहे हैं, और क्या क्या आसिम मुनीर यहाँ पर मतलब असफल होते नजर आ रहे हैं इस पूरी सिचुएशन हाँ, से, करेक्ट। समझे? सो सो जी। सो प्रीमेच्योरली कुछ कहना ठीक नहीं होगा क्योंकि वो अपना देश को बचाना चाह रहा है। मैं ये जो ओके। स्टेटमेंट बता, देश को बचाना चाह रहा है। अगर पहलगाम किया, वो देश को बचाना चाह रहा था। पहलगाम का कारण है पाकिस्तान। ऐसा कभी सुना है आपने पाकिस्तान का एक कोर कमांडर का घर को जला देते हैं लोग? ये वही लोग हैं पाकिस्तान में, उनके फौज को पूजा जैसे करते हैं ना हम, हमारा हिंदू धर्म में पाकिस्तान जी। में उनको भगवान के अल्लाह की तरह मानते हैं कि उससे बढ़कर और कोई चीज है ही नहीं। इनका इतना हाई लेवल ऑफ क्रेडिबिलिटी और रिस्पेक्ट होता है। वही फौज का एक सीनियर कमांडर, कोर कमांडर और चीफ के बीच में बहुत कम अंतर होता है उनका, एक सीनियर कमांडर के मकान जला देना, इसका मतलब आप इससे। और ये इमरान खान है पहला पॉलिटिकल लीडर जो आर्मी के खिलाफ उन्होंने व्याख्या नहीं दिया है, उन्होंने चुनौती पेश किए थे। ये वो पाकिस्तान है। आप इसलिए आप समझ पाएंगे मैं क्यों क्यों कह रहा हूं कि पाकिस्तान को बचाना चाह रहा है। पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा में देखिए 2024 को सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में, और उनका जो ग्लोबल टेररिस्ट विक्टिम इंडेक्स होता है 2025 फरवरी के महीने में जो निकला था, फरवरी या मार्च में, उसके मुताबिक पाकिस्तान इज नंबर 2 इन द वर्ल्ड, बुर्किना फासो इज नंबर 1। और इस साल का अभी तक अगर आप स्टैटिस्टिक लेते हैं, पिछले साल का माशाल्लाह कहना चाहिए सर, नजर नहीं लगनी चाहिए पाकिस्तान को। तो इस साल जो है इनका टेररिस्ट अटैक पिछले साल से कोई गुना ज्यादा होने लगा है। जी। तो उसको 2024 को बोलते थे डेडलीस्ट ईयर ऑफ टेररिस्ट अटैक्स ऑन पाकिस्तान।
अभी ये जो 2025 है सुपर डेड लिस्ट होने लगा है। तो ऐसा हालत में एक तरफ बलूचिस्तान जल रहा है, एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा, अभी सिंधुस्तान का जो मसला ठंडा था वो भी शुरू कर दिए हैं। और आप उधर देख रहे हैं कि वो जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, गिलगित बाल्टिस्तान, ये सारे जगह में एजिटेशन नहीं, ये कोई राइवलरी या एजिटेशन क्या या अनरेस्ट नहीं है, ये तो सिविल वॉर की बराबर की तरफ एक हेड कर रहा है। ऐसा परिस्थिति में पाकिस्तान के पास और पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन जो है, ये इलेक्टेड डिस्पेंसेशन नहीं है, इलेक्टेड नहीं है, ये सिलेक्टेड, ये नॉमिनेटेड। प्लस एक मैंने वो जो आपको जुडिशरी अमेंडमेंट एफसीसी किए हैं, पाकिस्तान का एक एक अनोखा किस्म का प्रैक्टिस, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में वो झगड़ा करना जुडिशरी का एक समय में काम था। अभी ऐसा परिस्थिति हो गया है, वही जरदारी है ना प्रेसिडेंट, अभी जरदारी का दुश्मनी किसके साथ है? मुनीर के साथ है। ये नहीं चाह रहा कि जरदारी रहे उधर प्रेसिडेंट, और जरदारी नहीं चाहता कि इसका, लेकिन धीरे धीरे प्रेसिडेंट का भी पावर कम होते जा रहा है। और मुनीर साहब का ये जो अमेंडमेंट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, दो तीन चीजें अगर मैं बता दूं, ये क्लैरिटी काफी चीजों को क्लैरिफाई कर देगा। नंबर एक, इनका पावर और अथॉरिटी इतना बढ़ा दिया गया है, आप पूछिए मत। पूरा विश्व में कोई भी देश का कोई आर्मी चीफ इस किस्म की पावर और अथॉरिटी एंजॉय नहीं करता है, नंबर एक। नंबर दो, उसका लीगल इम्यूनिटी, इसके खिलाफ ना इम्पीचमेंट हो सकता है, ना कोई आपका क्रिमिनल प्रोसीडिंग या कोई आप केस कर सकते हैं, ना इसका कोई अकाउंटेबिलिटी है लेजिस्लेचर की तरफ, ना कोई अकाउंटेबिलिटी एग्जीक्यूटिव की तरफ है, ना कोई अकाउंटेबिलिटी और कोई एजेंसी इकोसिस्टम के लिए है। 5 साल तक नहीं, लाइफ टाइम उनका कंप्लीट इम्यूनिटी है। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जुडिशियरी के हाथ में पावर था कब तक? 2017 तक। आपको पता होगा ये नवाज शरीफ को उसके अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टरशिप से हटाया गया था। पानामा केस का जो, आप अगर याद होगा, पानामा केस के नीचे ये जुडिशरी के पास था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस को बदलने की कोशिश किया था वो उस समय, लेकिन फॉर्चुनेटली, और आपको याद होगा उस समय पाकिस्तान में लॉयर्स एजिटेशन हुआ था काफी दिन तक, सारे लॉयर्स इकट्ठे होके उन्होंने काफी दंगा शुरू कर दिए थे, ठीक है नहीं? तो उस समय some sense of some sense of judicial, not activism, realism was existing in Pakistan. Nawaz Sharif, there was an independent group, special investigation team which was appointed. वो जब इन्वेस्टिगेट किया, देखा कि पनामा वाला केस में नवाज शरीफ का पैसा ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तब जाके उसको हटना पड़ा, ठीक है नहीं? सो एक तो ये केस था। एक केस था ये 2010-11 के बाद, उस समय एम्बेसडर थे अमेरिका में, उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट को बताया था पीपीपी गवर्नमेंट के टाइम में कि ये मिलिट्री कू होने जा रहा है, तो आपको इसमें इंटरवीन करना ठीक रहेगा। उन्होंने एक मेमो दिए थे, वो मेमो, हाँ, उस गेम का उसको बोलते हैं कि 17 का था ये, और पीपी के खिलाफ हुआ था, उसको कहते हैं मेमो गेट, उसका नाम था मेमो गेट। मेमो मेमो गेट में उन्होंने छोटा मेमो लिख के दे दिया था यूएस गवर्नमेंट का जो ऑफिशियल है कि भाई अभी इस समय में पीपीपी गवर्नमेंट को अगर आप हेल्प नहीं करोगे तो मिलिट्री कू हो जाएगा। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, मैं थोड़ा स्टडी नहीं कर पाया हूं इतना गहराई में, लेकिन उसके बाद यूएस गवर्नमेंट में प्रेशर डाला है पाकिस्तान के ऊपर कि जब तक आप ये मिलिट्री कू को बंद नहीं करोगे। वो किस लिए होता है? पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन में एक सब्जेक्ट है, बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। जब जब सिचुएशन हाथ के बाहर चला जाता है, फौज अंदर घुस आता है, मिलिट्री कू बोल देते हैं। उसको जस्टिफाई करने के लिए जब लीगल प्रोसीजर के थ्रू जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑलवेज एक्टिवेट्स अ पर्टिकुलर क्लॉज, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी। मेरे समझ के मुताबिक 2011 और 12 के बीच में ये डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी को ट्वीक किया गया है या मॉडिफाई किया गया है बाय मीन्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसके बारे में मेरे को थोड़ा रिकन्फर्म करना पड़ेगा। मैं काफी सारे चैनल में बोल चुका हूं, लेकिन मेरे को स्टडी करना पड़ेगा। कुछ हुआ है जिसके वजह से ये जो मिलिट्री कू डायरेक्टली ना करके एक साइलेंट मिलिट्री कू मुनीर साहब ने अभी किया है, विदाउट रफलिंग एनी फेदर्स।
अपना पावर और अथॉरिटी को बढ़ा दिए हैं, 5 साल तक टेन्योर कर दिए हैं, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो गया है, एयरफोर्स और आर्मी ये सारे उनके नीचे हैं। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज सुन के आप हैरान होंगे, जो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होता है, जिन जी, जिन देशों में न्यूक्लियर वो कमांड क्या अथॉरिटी है, ये है सुप्रीम, जो सबसे हेड होते हैं उनके नीचे। एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक प्राइम मिनिस्टर के हाथ के नीचे होना निहायत आवश्यक है। लेकिन ये जो स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है, उसमें न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी मुनीर साहब के नीचे रहेगा, विच शुड रिंग अ बेल ऑफ अलार्म and awakening in the countries like USA, all the leading economies, United सर Nations, सर एक छोटा-सा सवाल पूछूँ, आई नो टाइम हो चुका है, समय जितना है, बट एक सर ये सब करके अमेरिका क्या अचीव करना चाह रहा है? अमेरिका जो क्या बड़ा अचीव करना चाह रहा है? अमेरिका अमेरिका यही अचीव करना चाह रहा है कि अ, एक किताब आप पढ़िएगा, आपको शायद आपके चैनल में मैंने बताया, नो एग्जिट फ्रॉम पाकिस्तान, है ना? वो किताब को जी लिखे सर, हैं आई डैनियल, रिमेंबर यू मेंशन्ड डैनियल मार्क की किताब लिखे हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, USA cannot leave Pakistan at all by virtue of number one, geostrategic importance of Pakistan. Okay, it is at crossroads of South Asia, West Asia, Central Asia, China, ईरान, मतलब सेंट्रली पॉइज्ड। आप जितने मैंने नाम लिया है, वो हिंदुस्तान को चेक्स एंड बैलेंस में रखना चाहता है, चाइना को कंटेन करना चाहता है, अफगानिस्तान को बगराम के पीछे पड़ा है, मेरे को बगराम दे दो, अभी तालिबान कह रहा है चाहे आप कुछ भी कर लो आपको देंगे नहीं। ईरान को काबू में, उसको न्यूक्लियर होने नहीं देना चाह रहा है। और प्लस पाकिस्तान में जो अबोताबाद में 2011 को ओसामा बिन लादेन को न्यूट्रलाइज किए थे, उनको ये भी डर है, अगर इसको आप सही काबू में, प्यार से अगर काबू में नहीं रखेंगे, हो सकता है कि अगला 9/11 होने में कोई देरी नहीं होगी। इसीलिए इसीलिए कोई कोई डरा के, कोई थरथराहट के साथ या घबराहट की जो सिचुएशन, परिस्थिति पैदा ना करके, आराम से प्यार से, यस यू आर गुड, फिर 2 मिनट के बाद यू आर बैड, ये तरीका कर कुरा के, मटन चेफ बोलते हैं फौजी तरीका से, मुनीर को गोद में बिठा के बिरयानी खिला खिला के, उसको प्राइम मिनिस्टर बुला के मिनरल का कहानी बना के, मिनरल शिनरल कुछ नहीं होगा, इसके बाद सब बंद हो जाएगा, ये बलोची लिबरेशन आर्मी छोड़ेंगे नहीं है। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो भी जाके उधर टोकने लगे हैं, तो कुछ दिन के बाद ग्वादर के ऊपर भी अटैक शुरू हो जाएगा, ये आप देखते सर, रहिए। एक बलोच फीमेल उसने बॉम्बर ने आज बहुत सारे जो पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं उनको फिदायिन हमला हुआ है, और बलोच फीमेल लीडर वो एक्टिविस्ट थी, उसने बहुत सारे लोगों को, पाकिस्तान की आर्मी के लोगों को लेके मर गई है। नहीं, ये एक टर्निंग पॉइंट है। अभी तक माजिद ब्रिगेड इज नोन फॉर फिदायनी अटैक, ठीक है ना, उनका जो ट्रेनिंग है आज फिदायनी जो अटैक। सब फिदायिन थी वो फीमेल थी, बलोच। करेक्ट, ये बलोच लिबरेशन आर्मी का एक नुमाइंदा थी, ये जो लड़की है, जी ठीक है ना, नौजवान लड़की है, मेरे ख्याल से कॉलेज में कहीं पढ़ती थी। जी, बिल्कुल और यंग है, यंग एब्सोल्युटली। हाँ करेक्ट, तो ये पहली बार बलोच लिबरेशन आर्मी से एक फिदायनी अटैक में बलोच फीमेल, वन यंग लेडी हैज एक्चुअली सैक्रिफाइस्ड हर लाइफ। सो ये जो टर्निंग पॉइंट है, ये एक अलग किस्म का मैसेजिंग नहीं, ये एक्चुअली इंटेंट ये बता रहा है कि बलोच, इट इज नाउ और नेवर, यानी कि ये फ्रीडम लेंगे, लिबरेट कराएंगे। बलोच की तरफ ये हो रहा है, हिंदुस्तान की तरफ से हमारे डिफेंस मिनिस्टर वार्निंग नहीं दिए हैं, चेतावनी नहीं है, ये कोई धमकी नहीं है, ये रियल ऑब्जेक्टिव इंटेंट। इस हिंदुस्तान एक बार हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था, बॉर्डर बदलने में कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। इसी तरह पंजाब के अंदर आईसीस ऑलरेडी घुस भारत चुका का नक्शा कितनी बार बदल गया, आप जब आप पिछले 70, 78, 100 सालों में देखिए कितनी बार, कितना कुछ बदला है, कितना कुछ है, आया बहुत गया है। बहुत बहुत कुछ हुआ है। एनीवे, सो ये था मोटा मोटा केस, और अगला प्रोग्राम में अगर प्यूटिन के बारे में आप डिस्कस करना चाहेंगे, अभी करना ठीक नहीं बिल्कुल होगा। सर, अभी पुतिन ये के जो है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं, ये जो खतरनाक चीज है, अगर आप कह रहे हैं शरीफ साहब को, उनका जो प्राइम मिनिस्टर साहब को वापस बुलाए हैं, ये पक्का जरदारी के ऊपर प्रेशर डाला होगा मुनीर,
कि जी भाग के सर, चला गया। कहने के लिए तो यही है कि वो मिनरल डील और ये सारी चीज़ें और सारा कुछ जो चल रहा है, ये सब उस सत्र में डिस्कस किया जाएगा और ये सारी चीज़ें और सारा कुछ, लेकिन ऑफ कोर्स वो तो नाम मात्र के लिए ही है। शरीफ कहीं न कहीं भाग रहे हैं उस नोटिफ़िकेशन को पास करने के लिए और काफ़ी कुछ वहाँ पर सिचुएशन बनी हुई। लेकिन जैसे सर आपने पूरा एक्सप्लेन किया, उससे तो ये समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान में मिलिट्री कू हो चुका है मतलब। हो गया है। ये साइलेंट कू बोलते हैं ना, साइलेंट कू, जैसे साइलेंट हार्ट अटैक होता है, पाकिस्तान का साइलेंट हार्ट अटैक हो गया, ये परमानेंट हार्ट अटैक। इसके बाद इसके बाद आप सवाल का जवाब, आप जो एक सवाल पूछे थे ना, क्या होगा, मेरे जी। अंदाज से तीन चीजें हो सकते हैं, तीन से ज्यादा हो सकता है, लेकिन तीन मुख्य जो चीजें हैं। नंबर एक, मुनीर का न्यूट्रलाइजेशन। पाकिस्तान में से कोई ना कोई आके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे। पहले मैं उसके बाद सर एलिमिनेट छुटकारा नहीं बचेगा ना, ऑफ कोर्स यही रास्ता रह जाएगा। एलिमिनेट बोल रहा था, कोई मीडिया वाले ने मेरे को करेक्शन किया, नहीं सर यहाँ पे फौजी भाषा नहीं करता है, न्यूट्रलाइज करिए। सो उसका न्यूट्रलाइज किया जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन अलग अलग तरीके होते हैं, एक काइनेटिक मीन्स, एक नॉन काइनेटिक मीन्स, इस तरह। नंबर दो, हो सकता है कि उसको चलने दे और ये साइन ना करे। ये जो हुँ, सीडीएस वाला अपॉइंटमेंट है, ये बड़ा जी, खतरनाक अपॉइंटमेंट। जी, सीडीएस सीडीएस चलो फिर भी चलेगा, लेकिन न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी, उसका एक सेपरेट एक हायरार्की क्रिएट किया गया जो पहले नहीं था। न्यूक्लियर कमांड कमांडर एक सेपरेट स्टेप है, एक रैंक है। हुँ, वो आर्मी ऑफिसर को रेकमेंड करेंगे, कौन, मुनीर, और उसको हुँ, अपॉइंट कौन करेगा, प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर कहाँ गया फिर? हर बेचारा मिलिट्री प्राइम कमांड मिनिस्टर तो फिर अथॉरिटी जानती में है। एक होता है इनिशिएटर, एक होता है रिकमेंडर, और एक होता है अप्रूविंग अथॉरिटी। अप्रूविंग अथॉरिटी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में रखा जाता है। अभी मुनीर के हाथ में आ गया, जब मर्जी तब बटन दबा देगा। होगा कि नहीं वो बात अलग है, बट इट्स अ वेरी बिल्कुल, डेंजरस काइंड ऑफ ए डॉक्ट्रिन व्हिच इज जी, अंडरगोइंग इन पाकिस्तान। तो जिसके लिए सोल्यूशन कोई पाकिस्तानी नहीं निकाल पाएगा इसमें से। इसमें अमेरिका को इन्वॉल्व होना निहाती आवश्यक है। नहीं तो जो P5 कंट्रीज है, इनको एकजुट होकर इसकी रोकथाम की बंदोबस्त करना। और तीसरा क्या है, ना मुनीर रहेंगे, ना शरीफ रहेगा, ना उनका जुडिशियरी। ये तब हो सकता है जब पाकिस्तान बिल्कुल इम्प्लोड होता है अंदर से, पूरा रेवोल्यूशन होता है। आज के दिन में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का किसी का हिम्मत है। इमरान खान को जिस तरफ उन्होंने इंटिमिडेट किया है, हैरेस किया है, और उनके जो वर्कर्स हैं उनको हैरेस कर रहे हैं, आज पाकिस्तान के अंदर किसी का हिम्मत नहीं है इस किस्म की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, डिसअपियरेंसेस और प्रेशर टैक्टिक्स, इंटिमिडेशन बेयर करने के लिए। मीडिया ना की बराबर, जुडिशरी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया, आपको समझा दिया मैंने, और पूरे फौज जो उनके खिलाफ जो बोल रहे थे उनको भी दबाव में ले आया आर्मी लॉ के नीचे, कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे। तो ऐसा हालत में अगर वो सीडीएस सिर्फ एक ही केंद्र बिंदु बचा है, बाकी सब साइन सुन हो गए हैं, पार्लियामेंट में अप्रूव हो चुका है सर, वो है प्राइम मिनिस्टर एज एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, ही हैज टू पुट हिज सिग्नेचर। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, अप्रूवल हो जाएगा। ठीक है ना? ये प्राइम मिनिस्टर इसीलिए वो निकल रहा था, वो साइन नहीं करेगा। तो यहां पे कुछ मतभेद हो सकता है कि शरीफ को प्रेशर के नीचे डाल के उससे साइन कराएंगे, और मुनीर साहब जो है वो आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और अगला जो पाकिस्तान आप देखेंगे 5 साल नहीं, जब तक मुनीर जी रहा है, तब तक यही रहेगा लीडर, यही रहेगा प्रेसिडेंट, यही होगा प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेट करने वाला, यही होगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का हेड और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन है हिंदुस्तान के लिए, ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि विश्व बल्कि के लिए पूरे हुँ, सिचुएशन है। बस इतना ही कहूंगा। बिल्कुल। मैं 10 मिनट ज्यादा ले लिए हैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अरे सर, इट्स एन ऑनर टू हैव यू ऑन शो और आपका इतना गहन विश्लेषण, पूरी सिचुएशन को आपने इतने विस्तार से समझाया, उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ऑलवेज अ प्लेजर टू इंटरेक्ट विथ यू। थैंक यू सो मच। बाय बाय।